सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा आठ एनसीईआरटी हिंदी पाठ्यपुस्तक पूरक पाठ्यपुस्तक भारत की खोज के अध्याय 4 युगों का दौर इसके भाग 1 का अध्ययन करेंगे। इस पाठ को काफ़ी विस्तृत पाठ है, इसको मैंने 2 भागों में व्यक्त किया है, तो आज हम इसके भाग 1 का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम मैं संग्राम सिंह, केंद्रीय विद्यालय संगठन, आपका अपनी कक्षा में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं। भाग एक में हम इन शीर्षकों का अध्ययन करेंगे। गुप्त शासन में राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद, शांतिपूर्ण विकास और युद्ध के तरीके, प्रगति बनाम सुरक्षा, भारत का प्राचीन रंगमंच, संस्कृत भाषा की जीवंतता और स्थायित्व, दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय उपनिवेश और संस्कृति। ठीक है, तो सर्वप्रथम युगों का दौर, गुप्त शासन में राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद। मौर्य साम्राज्य जो पिछले हमने सिंधु घाटी की सभ्यता में पढ़ा था कि मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य का अवसान हुआ और उसकी जगह शुंग वंश ने ले ली, जिसका शासन अपेक्षाकृत बहुत छोटे क्षेत्र पर था। दक्षिण में बड़े राज्य उभर रहे थे और उत्तर में काबुल से पंजाब तक बाक्ट्री या भारतीय यूनानी फैल गए थे। मेनांडर के नेतृत्व में उन्होंने पाटलिपुत्र तक पर हमला किया, किंतु उनकी हार हुई। खुद मेनांडर पर भारतीय चेतना और वातावरण का प्रभाव पड़ा और वह बौद्ध हो गया। जो मेनांडर था जिसने आक्रमण किया पाटलिपुत्र पर, तो वो हार गया, परंतु उस पर जो भारतीय चेतना और भारत का जो एनवायरनमेंट है, वातावरण है, उसका प्रभाव पड़ा और वो क्या बन गया? बौद्ध बन गया। बुद्ध धर्म उसने ग्रहण कर लिया, बौद्ध धर्म उसने ग्रहण कर लिया। वह राजा मिलिंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और वो किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? मेनांडर प्रसिद्ध हुआ मिलिंद के नाम से। प्रश्न बनेंगे, यहां पर ध्यान रखना है। बौद्ध आख्यानों से में उसकी लोक प्रसिद्धि लगभग एक संत के रूप में, किसके रूप में? एक संत के रूप में, भारतीय राजा के रूप में नहीं हुई प्रसिद्धि, किसके रूप में? संत के रूप में। मेनांडर जिसने पाटलिपुत्र पर हमला किया वो हार गया, फिर उसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया और मिलिंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ, संत के रूप में उसकी प्रसिद्धि हुई। भारतीय और यूनानी संस्कृतियों के मेल से अफगानिस्तान और सरहदी सूबे के क्षेत्र में गांधार की यूनानी बौद्ध कला का जन्म हुआ। भारतीय और यूनानी संस्कृतियों का जब मेल हुआ तो गांधार की यूनानी बौद्ध कला का जन्म हुआ। भारत के मध्य प्रदेश में सांची के निकट बेसनगर में ग्रेनाइट पत्थर की एक लाट है जो हेलियोदो स्तंभ के नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से प्रसिद्ध है? हेलियोदो स्तंभ। इसका समय ईसवी पूर्व पहली शताब्दी है। इसका समय क्या है? ईसवी पूर्व पहली शताब्दी। और इस पर संस्कृत का एक लेख खुदा है। इस स्तंभ पर संस्कृत का एक लेख खुदा है। इससे हमें उन यूनानियों के भारतीयकरण की झलक मिलती है जो सरहद पर आए थे और भारतीय संस्कृति को जब्ज कर रहे थे, भारतीय संस्कृति में वो आकर मिल रहे थे। ठीक है, मध्य एशिया में शक सीरियन लोग ऑक्सस अक्षु नदी की घाटी में बस गए थे। मध्य एशिया में युईची सुदूर पूरब से आए और उन्होंने इन लोगों को उत्तर भारत की ओर धकेल दिया। ये शक बौद्ध और हिंदू हो गई। जो शक थे वो क्या हो गए? बौद्ध और हिंदू हो गए। युईचियो में से एक दल कुषाणों का था। युईचियो में से एक दल जो कहाँ से आए थे? सुदूर पूरब से, ईस्ट से आए थे, और उनमें एक दल जो था वो कुषाणों का था। उन्होंने सब पर अधिकार करके उत्तर भारत तक अपना विस्तार कर लिया। उन्होंने शकों को पराजित करके उन्हें दक्षिण में खरीदा, दक्षिण की ओर खदेड़ा। शक काटियावाड़ और दक्षिण की ओर चले गए। इसके बाद कुषाणों ने पूरे उत्तर भारत पर और मध्य एशिया के बहुत बड़े भाग पर अपना व्यापक और मजबूत साम्राज्य कायम किया। इसके बाद जो कुषाणों ने है, इन्होंने पूरे उत्तर भारत पर और मध्य एशिया के बहुत बड़े भाग पर अपना व्यापक और मजबूत साम्राज्य कायम कर लिया। उनमें से कुछ ने हिंदू धर्म को अपना लिया और कुछ कुषाणों ने क्या किया? हिंदू धर्म को अपना लिया। लेकिन अधिकांश लोग क्या बन गए? बौद्ध धर्म को उन्होंने ग्रहण कर लिया। उनका सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क उन बौद्ध कथाओं का भी नायक है। अब ये देखिए, जो कनिष्क है बड़ा फेमस है बौद्ध कथाओं में, उनका नायक हीरो भी है, जिनमें उसके महान कारनामों और सार्वजनिक कामों का जिक्र किया गया। और उस कथाओं में क्या है? उसके महान कारनामों, किसके? कनिष्क के महान कारनामों और उसके सार्वजनिक कामों का भी जिक्र किया गया है। उसके बौद्ध होने के बावजूद ऐसा लगता है कि
राज्य धर्म का स्वरूप कुछ मिला जुला था, जिसमें जरदृष्ट के धर्म का भी योगदान था। उसने हालांकि बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, परंतु कुछ मिला जुला उसका राज्य धर्म का स्वरूप था। यह सरहदी सूबा जो कुषाण साम्राज्य कहलाया, उसकी राजधानी आधुनिक पेशावर के निकट थी। आधुनिक इस समय जो पेशावर है उसके निकट इसकी राजधानी थी, किसी कुषाण साम्राज्य की। तक्षशिला का पुराना विश्वविद्यालय भी उसके निकट था, और तक्षशिला का जो पुराना विश्वविद्यालय है, तक्षशिला का जो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है, वो भी उसके निकट था। वह बहुत से राष्ट्रों से आने वाले लोगों के मिलने का स्थान बन गया, और बहुत से राष्ट्रों, अलग अलग राष्ट्रों से जो लोग आते थे वो वहां पर आकर मिलते थे, उनके मिलने का स्थान वो तक्षशिला का पुराना विश्वविद्यालय बन गया। यहां भारतीयों की मुलाकात सीदियनों, यूचियों, ईरानियों, बाक्त्री, यूनानियों, तुर्कों और चीनियों से होती थी। ये विभिन्न संस्कृतियां एक दूसरे को प्रभावित करती थी, और ये जो सब संस्कृतियां मिलती थी तो ये एक दूसरे को प्रभावित करती थी। इनके आपसी प्रभावों के परिणाम स्वरूप मूर्तिकला और चित्रकला की एक सशक्त शैली का जन्म हुआ। और जब ये सारी संस्कृतियां आपस में मिली तो एक मूर्तिकला और जो चित्रकला है उसकी सशक्त एक अच्छी मजबूत शैली का उसमें जन्म हुआ। इतिहास की दृष्टि से इसी जमाने में चीन और भारत के बीच पहले संपर्क हुए। 64 ईस्वी से यहाँ 64 ईस्वी में चीनी राजदूत आए। उस समय चीन से भारत को जो तोहफे मिले उसमें आड़ू और नाशपाती के पेड़ थे। तो चीनी और भारत संपर्क में आए, और जो चीनियों से भारत को जो तोहफे मिले उसमें आड़ू और नाशपाती के पेड़ थे। गोबी रेगिस्तान के ठीक किनारे किनारे तुर्फान और कूचा में भारतीय, चीनी और ईरानी संस्कृति का अद्भुत मेल हुआ। जो रेगिस्तान है उसका नाम है गोबी। गोबी रेगिस्तान के ठीक किनारे किनारे तुर्फान और कूचा में भारतीय, चीनी और ईरानी संस्कृतियों का भी अद्भुत मेल हुआ। कुषाण काल में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बढ़ गया, महायान और हीनयान। देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुषाण काल में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बढ़ गया, महायान और हीनयान। उन दोनों के बीच मतभेद, अब जब दो अलग अलग संप्रदाय बनते क्यों हैं? क्योंकि उनके बीच में मतभेद हो जाते हैं। जब उनकी सोच, थिंकिंग उनकी मिलती नहीं है तो फिर वो अलग अलग अपना एक संप्रदाय बना लेते हैं। भारतीय परंपरा के अनुसार बड़ी बड़ी सभाओं में इन समस्याओं पर विवाद आयोजित किए जाने लगे। इन बहसों में सारे देश के प्रतिनिधि भाग लेते थे। इन विवादों में एक नाम सबसे अलग और विशेष दिखाई पड़ता था, यह नाम नागार्जुन का है। अब जब दो अलग अलग संप्रदाय बन गए, महायान और हीनयान, तो इनके जो अलग अलग इनके विवाद थे, इनके जो मतभेद थे, उनमें प्रतियोगिताओं का आयोजन होने लगा और अलग अलग प्रतिनिधि उसमें भाग लेने लगे। एक नाम उसमें सामने आया, नागार्जुन, जो ईसा की पहली शताब्दी में हुए। उनका व्यक्तित्व महान था, नागार्जुन का व्यक्तित्व महान था। वे बौद्ध शास्त्रों और भारतीय दर्शन दोनों के बहुत बड़े विद्वान थे। और ये जो है नागार्जुन, ये बौद्ध शास्त्रों के और भारतीय दर्शन के बड़े विद्वान थे। उन्हीं के कारण भारत में महायान की विजय हुई। इस नागार्जुन के कारण ही भारत में महायान की विजय हुई। महायान के ही सिद्धांतों का प्रचार चीन में हुआ। लंका और बर्मा, वर्तमान श्रीलंका और म्यांमार हीनयान को मानते हैं। ठीक है, भारत में तो किसका हो गया? महायान। और महायान के सिद्धांतों का प्रचार किसमें हुआ? चीन में भी हुआ। परंतु जो वर्तमान में जो श्रीलंका और म्यांमार है वहां पर किसको मानने लगे? हीनयान को। कुषाणों ने अपना भारतीयकरण कर लिया था। अब कुषाणों ने क्या कर लिया था? इंडियन सिटीजनशिप, भारतीयकरण कर लिया था। वे भारतीय संस्कृति के संरक्षक, भारतीय संस्कृति के वे रक्षक बन गए। फिर भी राष्ट्रीय विरोध की एक अंतर्धारा उनके शासन के खिलाफ बराबर चल रही थी। फिर भी भारत के जो लोग हैं उनके मन में उनके विरोध की एक कड़ी मन ही मन चल रही थी। बाद में जब भारत में नई जातियों का आगमन हुआ तो ईसा की 34 शताब्दी के आरंभ में विदेशियों का विरोध करने वाले इस राष्ट्रीय आंदोलन ने निश्चित रूप ग्रहण कर लिया। और जब विदेशियों का विरोध करने वाले राष्ट्रीय आंदोलन निश्चित रूप से इसमें ग्रहण कर लिया, एक दूसरे महान शासक ने, जिसका नाम भी चंद्रगुप्त था, नए हमलावरों को मार भगाया और एक शक्तिशाली विशाल साम्राज्य कायम किया। ठीक है, इस तरह 320 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का युग आरंभ हुआ। इस साम्राज्य में एक के बाद एक कई महान शासक हुए जो युद्ध और अशांति दोनों कलाओं में सफल हुए। लगातार हमलों ने विदेशियों के प्रति प्रबल विरोधी भावनाओं को जन्म दिया। लगातार हमले होते रहे, युद्ध होते रहे, तो उन जो विदेशियों के प्रति लोगों के मन में जो विरोधी भावना थी उसको जन्म दिया,
देश के पुराने ब्राह्मण क्षत्रिय तत्वों को मातृभूमि और संस्कृति की रक्षा के बारे में सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। और जो देश के ब्राह्मण वर्ग के लोग थे, क्षत्रिय वर्ग के लोग थे, उनको इस देश की संस्कृति और अपने देश की रक्षा के लिए सोचने पर मजबूर होना पड़ा। जो विदेशी तत्व यहाँ घुल मिल गए थे उन्हें स्वीकार कर लिया गया, और जो विदेशी तत्व भारत में घुल मिल गए थे, जिनकी संस्कृतियाँ भारत में घुल मिल गई, जज्ब हो गई थी, उन्हें स्वीकार कर लिया गया। लेकिन हर नए आने वाले को प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा। परंतु जो भी नया व्यक्ति यहाँ पर आता था, नया राजा यहाँ पर आता था, नया आक्रमणकारी यहाँ पर आता था, उसको विरोध का सामना करना पड़ा। पुराने ब्राह्मण आदर्शों के आधार पर सजातीय राज्य कायम करने का भी प्रयास किया गया। और जो पुराने ब्राह्मण हैं उन्होंने आदर्शों के आधार पर स्वयं से संबंधित जातियों का राज्य कायम करने का भी प्रयास किया। लेकिन क्रमशः इन आदर्शों में ऐसी कट्टरता विकसित होने लगी जो इनके स्वभाव के विपरीत थी। और जो आदर्श इन्होंने बनाया उनमें कट्टरता थी और जो इनके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत थी। आरंभ में जब आर्य यहाँ उस स्थान पर आए जिसे उन्होंने आर्यव्रत या भारतवर्ष कहा था, तब भारतवर्ष के सामने यह समस्या थी कि इस नई जाति और संस्कृति के बीच समन्वय कैसे कायम किया जाए। ठीक है, आरंभ में जब आर्य यहाँ पर आए, इस स्थान पर आए, तो उन्होंने आर्यव्रत या भारतवर्ष कहा था। तब भारतवर्ष के सामने यह समस्या थी कि इस नई जाति और संस्कृति के बीच, ये जो नई जाति और संस्कृति यहाँ पर आई, इसके बीच में समन्वय, मेलजोल कैसे बढ़ाया जाए। तो भारत में इस स्थिति का सामना करते हुए मिली जुली भारतीय आर्य संस्कृति की मजबूत बुनियाद पर निर्मित एक स्थायी हल प्रस्तुत किया गया। मिली जुली भारतीय आर्य संस्कृति की मजबूत बुनियाद हो गई और एक स्थायी हल यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। दूसरे विदेशी तत्व यहाँ आए और जज्ब होते गए। दूसरे विदेशी तत्व यहाँ पर आते गए, मिलते गए, लेकिन समय समय पर अजीब रस्मों रिवाज वाले अजनबी लोगों के हमलों ने उन्हें हिला दिया। परंतु समय समय पर यहाँ पर अजीब रस्मों रिवाज वाले लोगों ने हमला करते रहे और यहाँ के लोगों को हिला दिया। वह इन हमलों को अनदेखा नहीं कर सकता था, क्योंकि इन्होंने केवल उसके राजनीतिक ढांचे को ही नहीं तोड़ा, बल्कि उसके सांस्कृतिक आदर्शों और सामाजिक ढांचे के लिए भी खतरा पैदा कर दिया। तो जो आक्रमणकारी आए उन्होंने भारत के सांस्कृतिक आदर्शों और उसके सामाजिक ढांचे के लिए खतरा पैदा कर दिया था। इसके विरुद्ध जो प्रतिक्रिया हुई उसका रूप मूलतः राष्ट्रवादी था, और इसके विरोध में जो प्रतिक्रिया, उनको जो रिएक्शन मिला, वो कैसा था? राष्ट्रवादी था। इसमें राष्ट्रवाद की शक्ति भी थी और संकीर्णता भी। राष्ट्रवाद की शक्ति भी थी और संकीर्णता भी थी। धर्म और दर्शन, इतिहास और परंपरा, रीति रिवाज और सामाजिक ढांचा, जिसके व्यापक घेरे में उस समय के भारत के जीवन के सभी पहलू आते थे, जिसे ब्राह्मणवाद या हिंदूवाद कहा गया, वह इस राष्ट्रवाद का प्रतीक बना। और जो राष्ट्रवाद हम बोल रहे हैं, इसका प्रतीक क्या बना? ब्राह्मणवाद और हिंदूवाद। यह दरअसल राष्ट्रीय धर्म था, और राष्ट्रीय धर्म उस समय क्या था? हिंदू, जिससे वे तमाम गहरी जातीय और सांस्कृतिक प्रवृत्तियां प्रभावित हुई जो आज हर जगह राष्ट्रीयता की बुनियाद में मौजूद है। और इस कारण से जो राष्ट्रीय धर्म बना, उसके कारण से सांस्कृतिक प्रवृत्तियां हैं जो प्रभावित हुई, जो आज हर जगह हमारी राष्ट्रीयता की बुनियाद, हमारे राष्ट्र की प्रतीक बनकर मौजूद है। जिस बौद्ध धर्म का जन्म भारतीय विचार से हुआ था, उसके लिए भारत वह पुण्य भूमि थी जहां बुद्ध ने जन्म लिया। और जिस बौद्ध धर्म का जन्म भारत में हुआ था, उसके लिए भारत क्या था? एक पुण्य भूमि थी जहां बुद्ध ने जन्म लिया, उपदेश दिया और वहीं उनकी मृत्यु निर्वाण हो गया। पर बौद्ध धर्म मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय था, विश्व धर्म था। पर तो बौद्ध धर्म ऐसा नहीं कि भारत में फैला हुआ था, बस पूरे विश्व में फैला हुआ था, विश्व धर्म था। जैसे जैसे उसका विकास और विस्तार हुआ, वैसे वैसे उसका यह रूप और विकसित होता गया। और जैसे जैसे इस धर्म का, बौद्ध धर्म का जो विस्तार होता गया, उसका और विकसित होता गया वो। इसलिए पुराने ब्राह्मण धर्म के लिए स्वाभाविक था कि वह बार बार राष्ट्रीय पुनर्जागरण का प्रतीक बने। इसलिए जो ब्राह्मण धर्म था, वह बार बार राष्ट्रीय पुनर्जागरण का प्रतीक बन रहा था, उसके लिए जरूरी था। यह धर्म और दर्शन भारत के भीतरी धर्मों और जातीय तत्वों के प्रति जो सहनशील और उदार था, पर विदेशियों के प्रति उसकी उग्रता बराबर बढ़ती जा रही थी। भारत के जो धर्म और दर्शन थे, ये भीतरी धर्मों और जातियों के प्रति तो उदार था, उनसे प्रेम करता था, सहनशील था, कोई विरोध भी होता था तो उसको सहन कर लेता था, परंतु विदेशियों के प्रति उसकी उग्रता, नफरत बढ़ती जा रही थी। और वह अपने आप को उनके प्रभाव से बचाने की कोशिश करता था। किसके प्रभाव से? विदेशियों के प्रभाव से। ऐसा करने से उनमें जो राष्ट्रवादी चेतना
पैदा हुई थी वह अक्सर साम्राज्यवाद की शक्ल अख्तियार करने लगती थी। और ऐसा करने से जो राष्ट्रवादी चेतना पैदा हुई वह अक्सर साम्राज्यवाद की शक्ल अख्तियार करने लगी। गुप्त शासकों का समय बहुत प्रबुद्ध, शक्तिशाली, अत्यंत सुसंस्कृत और तेजस्विता से भरपूर था। जो गुप्त शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, फिर भी उनमें साम्राज्यवादी प्रवृत्तियां विकसित हो गई थी। इनके बहुत बड़े शासक समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसको भारत का नेपोलियन कहा गया? समुद्रगुप्त को। साहित्य और कला की दृष्टि से यह बहुत शानदार समय था। चौथी शताब्दी के आरंभ से लेकर 150 वर्षों तक गुप्त वंश ने उत्तर में एक बड़े शक्तिशाली और समृद्ध राज्य पर शासन किया। किसने? गुप्त वंश ने। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, इन्होंने 150 वर्षों तक एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य पर शासन किया। इसके बाद लगभग 150 वर्षों तक उनके उत्तराधिकारी अपने बचाव में लगे रहे और साम्राज्य सिकुड़कर छोटा होता चला गया। जितना साम्राज्य विस्तार किया गुप्त शासन ने, तो उनके जो उत्तराधिकारी है वो उसको बचाने में लग गए और धीरे धीरे शासन छोटा होता गया, आक्रमण होते गए। मध्य एशिया में नए आक्रमणकारी लगातार भारत पर हमला कर रहे थे। और मध्य एशिया में जो आक्रमणकारी थे वो भारत पर हमला कर रहे थे, ये गोरे हुण कहलाते थे, जिन्होंने मुल्क में बड़ी लूटमार की। क्या कहलाते थे? गोरे हुण। अंततः यशोवर्मन के नेतृत्व में संगठित होकर उन पर आक्रमण किया गया। उनके सरदार मिहिर गुल को बंदी बना लिया गया। किनके सरदार? गोरे हुण के सरदार मिहिर गुल को बंदी बना लिया गया। लेकिन गुप्तों के वंशज बालादित्य ने उनके प्रति उदारता का व्यवहार किया और भारत से लौट जाने दिया। उनको बंदी तो बना लिया, परंतु जो गुप्तों के वंशज थे बालादित्य, उन्होंने उसको वापस जाने दिया। मिहिर गुल ने इसके बदले लौटकर अपने मेहरबान पर कपटपूर्ण हमला कर दिया। और मिहिर गुल जो गया उसने वापस लौटकर इन पर हमला कर दिया। उत्तर भारत में हुणों का शासन बहुत थोड़े समय रहा, लगभग आधी शताब्दी। ठीक है, हुणों का शासन बहुत कम समय तक रहा। उनमें से बहुत से लोग देश में छोटे छोटे सरदारों के रूप में यही रह गए। हुणों में से बहुत सारे लोग छोटे छोटे सरदार बनकर यही रह गए। वे कभी कभी परेशानी पैदा करते थे और भारतीय जन समुदाय के सागर में जज्ब हो जाते थे। वे कभी कभी परेशानी भी उत्पन्न करते थे क्योंकि बाहरी थे, और जन समुदाय के सागर में वे जज्ब होते जाते थे, मिलते जाते थे। इनमें से कुछ सरदार 7वीं शताब्दी के आरंभ में आक्रमणकारी हो गए और कुछ जो सरदार थे यहाँ रह गए थे वो आक्रमणकारी हो गए। उनका दमन करके कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने उत्तर से लेकर मध्य भारत तक एक बहुत बड़ा साम्राज्य, शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। वे कट्टर बौद्ध थे। कौन? कन्नौज के राजा हर्षवर्धन कट्टर बौद्ध थे। उनका महायान संप्रदाय, कौन से संप्रदाय से संबंध रखते थे? वो महायान से। अनेक रूपों में हिंदूवाद से मिलता जुलता था। उन्होंने बौद्ध और हिंदू दोनों धर्मों को बढ़ावा दिया। किसने? राजा हर्षवर्धन ने। उन्हीं के समय में प्रसिद्ध चीनी यात्री हुआनसांग या युआनच्वान भारत आया 629 ईस्वी में। हर्षवर्धन के समय ये हुआनसांग भारत आया। हर्षवर्धन कवि और नाटककार था। हर्षवर्धन क्या था? कवि भी था और नाटककार भी था। उसने अपने दरबार में बहुत सारे कलाकार और कवियों को इकट्ठा किया और अपनी राजधानी उज्जैनी को सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रसिद्ध केंद्र बनाया। कल्चरल एक्टिविटी का प्रसिद्ध केंद्र क्या बनाया उसने? अपनी राजधानी उज्जैनी को। हर्ष की मृत्यु 648 ईस्वी में हुई थी। यह लगभग वह समय था जब अरब के रेगिस्तानों से अफ्रीका और एशिया में फैलने के लिए इस्लाम सिर उठा रहा था। जब इसकी मृत्यु थी तब यह समय था जब अरब के रेगिस्तानों से अफ्रीका और एशिया में फैलने के लिए इस्लाम धर्म सिर उठा रहा था। अब आते हैं दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में मौर्य साम्राज्य के सिमटकर अंत हो जाने के 1000 साल से भी ज़्यादा समय तक बड़े बड़े राज्य फूले फले। मौर्य साम्राज्य का अंत होने के बाद बड़े बड़े साम्राज्य राज्य फूले फले। दक्षिण भारत अपनी बारीक दस्तकारी और समुद्री व्यापार के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हुआ। किसके लिए प्रसिद्ध हुआ? बारीक दस्तकारी और समुद्री व्यापार के लिए। बारीक दस्तकारी और समुद्री व्यापार के लिए उसकी गिनती समुद्री ताकतों में होती थी। किसकी? दक्षिण भारत की। और इनके जहाज दूर देशों तक माल पहुंचाया करते थे। वहाँ यूनानियों की बस्तियां थी और रोमन सिक्के भी वहाँ पाए गए। कहाँ? दक्षिण भारत में। उत्तरी भारत पर बार बार होने वाले हमलों का सीधा प्रभाव दक्षिण पर नहीं पड़ा। इसका परोक्ष प्रभाव यह जरूर हुआ कि बहुत से लोग उत्तर से दक्षिण में जाकर बस गए
उत्तरी भारत में जो आक्रमण होते थे उनका सीधा प्रभाव तो दक्षिण पर नहीं पड़ा, परंतु यह प्रभाव जरूर पड़ा कि उत्तर के हमलों से, उत्तर में होने वाले हमलों से परेशान होकर लोग दक्षिण में जा जाकर बसने लगे। इन लोगों में राजगीर, शिल्पी और कारीगर भी शामिल थे। इस प्रकार दक्षिण पुरानी कलात्मक परंपरा का केंद्र बन गया। और दक्षिण क्या बन गया? कलात्मक परंपरा, आर्ट एंड कल्चर का एक सेंटर बन गया। और उत्तर उन नई धाराओं से अधिक प्रभावित हुआ जो आक्रमणकारी अपने साथ लाते थे। और जो नॉर्थ एरिया था इंडिया का, वह उन नए नए लोगों से बहुत प्रभावित हुआ जो आक्रमणकारी नए नए विचार, नई नई धाराएं अपनी लेकर आते थे, उनसे बहुत प्रभावित हुआ। अब है शांतिपूर्ण विकास और युद्ध के तरीके। अगला शीर्षक है इसी पाठ का, बार बार हमलों और एक के बाद एक दूसरे साम्राज्य की स्थापना का जो संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत किया गया, उसके बीच देश में शांतिपूर्ण और व्यवस्थित शासन के लंबे दौर रहे। हम पढ़ते आ रहे हैं, युद्ध हुआ, आक्रमण हुआ, ये आक्रमणकारी आया, वो आक्रमणकारी, परंतु इनके बीच कुछ समय ऐसे भी थे जब शांतिपूर्ण और व्यवस्थित शासन के लंबे दौर भी चले। जैसे मौर्य, कुषाण, गुप्त, दक्षिण में आंध्र, चालुक्य, राष्ट्रकूट के अलावा और भी ऐसे राज्य हैं जो 200, 300 वर्षों तक कायम रहे। इनमें लगभग सभी राजवंश देशी थे, भारतीय थे। कुषाणों जैसे लोगों ने भी उत्तरी सीमा पार से आए थे, जल्दी अपने आप को इस देश और सांस्कृतिक परंपरा के अनुरूप ढाल लिया। जो कुषाण थे, जो बाहर से आए थे, उन्होंने भी अपने आप को भारतीय परंपरा के अनुरूप ढाल लिया। जब कभी दो राज्यों के बीच में युद्ध या कोई आंतरिक राजनीतिक आंदोलन होता था तो आम जनता की जीवनचर्या में बहुत कम हस्तक्षेप किया जाता था। और जब कोई आंदोलन होते थे, युद्ध वगैरह होते थे, तो आम जनता को बिल्कुल परेशान नहीं किया जाता था। उनकी जो दिनचर्या है, जीवनचर्या, उसमें बहुत कम हस्तक्षेप किया जाता था। इस इतिहास के व्यापक सर्वेक्षण से इस बात का संकेत मिलता है कि यहाँ शांतिपूर्ण और व्यवस्थित जीवन के लंबे दौर यूरोप की तुलना में कहीं अधिक थे। भारत में जो शांतिपूर्ण और व्यवस्थित जीवन के जो दौर चले, समय चला, वो यूरोप की तुलना में काफ़ी अधिक था। यह धारणा भ्रामक है कि अंग्रेजी राज ने पहली बार भारत में शांति व्यवस्था कायम की। ऐसा नहीं है, उससे पहले भी भारत में शांति व्यवस्था कायम थी। अलबत्ता ये सही कि जब भारत में अंग्रेजी शासन कायम हुआ, उस समय देश अवनति की पराकाष्ठा पर था। हम ये बोल सकते हैं कि जब से अंग्रेजी शासन आया तो भारत उन्नति से अवनति की ओर चला गया। राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था टूट चुकी थी। वास्तव में यही कारण था कि यह राज यहाँ कायम हो सका। अब है प्रगति बनाम सुरक्षा, विकास और सुरक्षा। भारत में जिस सभ्यता का निर्माण किया गया उसका मूल आधार स्थिरता और सुरक्षा की भावना थी। भारत में जिस सभ्यता का निर्माण किया गया उसका आधार क्या था? स्थिरता और सुरक्षा। एक तो टिकी रहे और दूसरी सुरक्षित भी रहे। इस दृष्टि से वह उन तमाम सभ्यताओं से कहीं अधिक सफल रही जिनका उदय पश्चिम में हुआ था। जिन सभ्यताओं का उदय पश्चिम में हुआ था उन सभ्यताओं से काफ़ी अधिक सफल रही भारत की सभ्यता। स्थिर भी थी, सुरक्षित भी है। वर्ण व्यवस्था और संयुक्त परिवारों पर आधारित सामाजिक ढांचे ने इस उद्देश्य को पूरा करने में सहायता की। और जो वर्ण व्यवस्था बनी हुई थी और जो संयुक्त परिवार, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? सामाजिक ढांचे को बनाए रखा। यह व्यवस्था अच्छे बुरे के भेद को मिटाकर सबको एक स्तर पर ले आती है। और इस तरह व्यक्तिवाद की भूमिका इसमें बहुत कम रह जाती है। जो व्यक्तिवाद होता है उसमें व्यक्ति सेल्फिश होता है, वो सेल्फ अपने बारे में सोचता है, समाज के बारे में नहीं सोचता। परंतु जो संयुक्त परिवार थे, जैसे बोलते हैं जॉइंट फैमिली, तो उसमें क्या था? व्यक्ति समाज के बारे में सोचेगा। ठीक है, यह दिलचस्प बात है कि जहां भारतीय दर्शन अत्यधिक व्यक्तिवादी है, उसकी लगभग सारी चिंता व्यक्ति के विकास को लेकर है, वहां भारत का सामाजिक ढांचा सामुदायिक था। भारतीय दर्शन क्या है? सारे व्यक्तिवादी हैं। उसमें जितनी भी चिंता है, जितनी भी टेंशन है, सारे क्या है? एक व्यक्ति को लेकर है। परंतु जो भारत का सामाजिक ढांचा, जो सोशल कंडीशन भारत की थी, वो क्या थी? सामुदायिक, ग्रुपिज्म वाली। और उसमें सामाजिक और सामुदायिक रीति रिवाजों का कड़ाई से पालन करना पड़ता था। और जो सामाजिक ढांचा था भारत का, उसमें क्या था? सामाजिक और सामुदायिक रीति रिवाजों का कड़ाई से, बहुत प्रेशर के साथ, उनका कठोर नियमों के साथ उनका पालन करना पड़ता था। इस सारी पाबंदी के बावजूद पूरे समुदाय को लेकर बहुत लचीलापन भी था। और इतनी पाबंदियां होने के बाद भी पूरे समुदाय को लेकर बहुत लचीलापन भी था। ऐसा कोई कानून या सामाजिक नियम नहीं था जिसे रीति रिवाज से बदला ना जा सके, और ऐसा कोई नियम नहीं था जिसको बदला ना जा सके। हर नियम बदला जा सकता था।
यह भी संभव था कि नए समुदाय अपने अलग अलग रीति रिवाजों, विश्वासों और जीवन व्यवहार को बनाए रखकर बड़े सामाजिक संगठन के अंग बने रहे। और यह भी उस समय पॉसिबल था कि जो नए नए समुदाय बन रहे हैं वह रीति रिवाजों, विश्वासों को मान करके संगठन के ही अंग बने रहे, सामाजिक अंग बने रहे। इस लचीलेपन ने विदेशी तत्वों को आत्मसात करने में सहायता दी। और ये जो लचीलापन था, किसी को भी अपने में मिला लेना, इससे क्या हुआ, विदेशी जो तत्व थे वो भी इसमें आकर मिलने लगे। समन्वय केवल भारत से बाहर से आने वाले विभिन्न तत्वों के साथ नहीं किया गया, बल्कि व्यक्ति के बाहरी और भीतरी जीवन तथा मनुष्य और प्रकृति के बीच भी समन्वय करने का प्रयास दिखाई पड़ता है। अब समन्वय सिर्फ यही नहीं कि भारत के बाहर से आने वाले विभिन्न तत्वों को ही भारत ने समन्वय दिया, नहीं, मनुष्य और प्रकृति के बीच का समन्वय भी यहाँ पर, इनको समन्वय करने का भी प्रयास भारत में दिखाई पड़ता है। इस सामान्य सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ने भारत का निर्माण किया और इस पर विविधता के बावजूद एकता की मोहर लगाई। अलग अलग विविध संस्कृतियां थी, फिर भी भारत क्या था, एकता की मोहर भारत पर लगाई गई। राजनीतिक ढांचे के मूल रूप में स्वशासी ग्राम व्यवस्था थी। राजा आते जाते रहे पर यह व्यवस्था नींव तक कायम रही। जो ग्राम व्यवस्था थी, ग्रामीण व्यवस्था थी, वह कायम रही। राजा आए चले गए, हारे जीते, कोई आया कोई चला गया, परंतु यह व्यवस्था कायम रही। बाहर से आने वाले नए लोग इस ढांचे में सिर्फ सतही ग्राउंड लेवल पर ही हलचल पैदा कर पाते थे। राज सत्ता चाहे देखने में कितनी भी निरंकुश लगती हो, रीति रिवाज और वैधानिक बंधनों से कुछ इस तरह नियंत्रित रहती थी कि कोई शासक ग्राम समुदाय के सामान्य और विशेषाधिकारों में आसानी से दखल नहीं दे सकता था। ठीक है, राज सत्ता जो कितनी भी निरंकुश हो, कितनी भी कठोर नियमों का पालन करवाती हो, कितनी भी दखल देती हो सामाजिक रीति रिवाजों में, परंतु वह ग्राम समुदाय, जो ग्रामीण लोगों के बीच में जो सामान्य और विशेष अधिकार होते थे, उनमें दखल नहीं दे पाते थे। इन प्रचलित अधिकारों के तहत समुदाय और व्यक्तित्व दोनों की स्वतंत्रता एक हद तक सुरक्षित रहती थी। और इन अधिकारों के तहत क्या होता था, जो समुदाय होते थे, ग्रामीण समुदाय होते थे और व्यक्तित्व होते थे, उनकी स्वतंत्रता, उनकी जो फ्रीडम होती थी, वो एक हद तक सुरक्षित रहती थी। ऐसा लगता है कि ऐसे हर तत्व ने बाहर से भारत में आया और जिसे भारत ने जज्ब कर लिया, भारत को कुछ दिया और उससे बहुत कुछ लिया। ऐसा लगता है कि जितने भी लोग, जितने भी तत्व भारत से बाहर से आए, वो भारत में अगर मिल तो गए, अब उन्होंने भारत को कुछ दिया भी सही और भारत से कुछ लिया भी सही। जहां वह अलग थलग रहा वहां अंततः नष्ट होगा। जो अलग रहा, भारतीय संस्कृति से खुद को जिसने अलग समझा, वो नष्ट हो ही गया। कभी कभी इस प्रक्रिया से उसने खुद को या भारत को नुकसान पहुंचा। जब उसे लगा कि वो नष्ट हो रहा है तो उसने खुद को, भारत से अलग रहने के चक्कर में उसने खुद को भी नुकसान पहुंचा और भारत को भी नुकसान पहुंचाया। परंतु जिन लोगों ने भारत में आकर मिल गए, उन्होंने भारत को कुछ दिया भी सही और उनसे कुछ लिया भी सही। अब अगला आता है भारत का प्राचीन रंगमंच। भारतीय रंगमंच अपने मूल में, संबद्ध विचारों में और अपने विकास में पूरी तरह स्वतंत्र था। इसका मूल उद्गम ऋग्वेद की उन ऋचाओं और संवादों में खोजा जा सकता है जिनमें एक हद तक नाटकीयता। रंगमंच क्या होता है, स्टेज जहां पर ड्रामा, स्किट प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका जो मूल उद्गम है वो कहां से लिया जाता है, ऋग्वेद से। ठीक है, रामायण और महाभारत में नाटकों का उल्लेख मिलता है। नाटक, स्किट, ड्रामा, कृष्ण लीला से संबंधित गीत, संगीत और नृत्य में इसने आकार ग्रहण करना आरंभ कर दिया था। ईस्वी पूर्व 6वीं या 7वीं शताब्दी में महान व्याकरण पाणिनि ने कुछ नाट्य रूपों का उल्लेख किया है। रंगमंच की कला पर रचित नाट्यशास्त्र को ईसा की 3री शताब्दी की रचना कहा गया। नाट्यशास्त्र आई थिंक भरत मुनि का है। तो ईसा की 3री शताब्दी की रचना कहा जाता है। ऐसे ग्रंथ की रचना तभी हो सकती है जब नाट्य कला पूरी तरह विकसित हो चुकी हो और नाटकों की सार्वजनिक प्रस्तुति आम बात हो। तो ये जो नाट्यशास्त्र बना, इसका मतलब ये है कि ये रचना तभी हो सकती है जब नाट्य कला, जो स्किट करने की जो कला है, वो पूरी तरह से विकसित हो चुकी थी और नाटकों को सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया जा सकता था। अब यह माना जाने लगा कि नियमित रूप से लिखे गए संस्कृत नाटक ईस्वी पूर्व 3री शताब्दी तक पूरी तरह प्रतिष्ठित हो चुके थे। जो नाटक हमें मिले हैं उनमें पहले के ऐसे रचनाकारों नाटकों का अक्सर हवाला दिया गया जो अभी तक नहीं मिले। ऐसे नाटककारों में एक भास था। इस शताब्दी के आरंभ में उसके 13 नाटकों का एक संग्रह खोज में मिला। किसका? भास। उसके 13 नाटकों। कितने नाटक?
13 नाटकों का संग्रह खोज में मिला है। अब तक मिले संस्कृत नाटकों में प्राचीन नाटक अश्वघोष के हैं। वह ईसवी सन के आरंभ के ठीक पहले या बाद में हुआ था। ये ताड़पत्र पर लिखित पांडुलिपियों के अंश मात्र हैं और आश्चर्य की बात यह है कि गोबी रेगिस्तान की सरहदों पर तुर्फान में मिले हैं। अश्वघोष धर्मपरायण बौद्ध हुआ। अश्वघोष कौन से धर्म से संबंधित था? बौद्ध धर्म से। उसने बुद्ध चरित नाम की बुद्ध की जीवनी लिखी। अश्वघोष द्वारा रचित क्या था? बुद्ध चरित। बुद्ध चरित और एक ने लिखा था सौंदरानंद। तो यह ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हुआ और बहुत समय पहले भारत, चीन और तिब्बत में लोकप्रिय भी हुआ। कौन सा? बुद्ध चरित। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, अश्वघोष बुद्ध चरित किसके द्वारा लिखा हुआ है? अश्वघोष के द्वारा। ठीक है। नाट्यशास्त्र किसके द्वारा लिखा हुआ है? भरत मुनि के द्वारा। व्याकरण, संस्कृत व्याकरण किसके द्वारा लिखा हुआ है? पाणिनि के द्वारा। यूरोप को प्राचीन भारतीय नाटक के बारे में पहली जानकारी 1789 में ईस्वी में तब हुई जब कालिदास की शकुंतला का सर विलियम्स जोन्स कृत अनुवाद प्रकाशित हुआ। कालिदास द्वारा रचित शकुंतला, अभिज्ञान शाकुंतलम, उसका अनुवाद किसके द्वारा लिखा गया? सर विलियम्स जोन्स द्वारा। सर विलियम जोन्स के अनुवाद के आधार पर जर्मन, फ्रेंच, डेनिश और इटालियन भी इसके अनुवाद हुए। गेटे पर इसका गहरा प्रभाव, ये गेटे क्या है? साहित्यकार। इस पर गहरा प्रभाव पड़ा और उसने शकुंतला की अत्यधिक प्रशंसा की। अभिज्ञान शाकुंतलम की बहुत प्रशंसा उसने की। कालिदास को संस्कृत साहित्य का सबसे बड़ा कवि और नाटककार कहा जाता है। उनका समय अनिश्चित है, पर संभावना यह है कि वह 34वीं शताब्दी के अंत में गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य के शासनकाल में उज्जैनी में था। किसमें था? उज्जैनी में। माना जाता है कि वह दरबार के 9 रत्नों में से एक था। उसकी रचनाओं में जीवन के प्रति प्रेम, प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति आवेग का भाव मिलता है। कालिदास की एक लंबी कविता मेघदूत। मेघदूत में क्या है? एक प्रेमी जिसे बंदी बनाकर उसकी प्रेयसी, उसकी प्रेमिका से अलग कर दिया गया है। तो वर्षा ऋतु में जब वह एक बादल को देखता है तो वह उस बादल से अपनी तीव्र चाहत, जो अपनी प्रेमिका है, उसके लिए संदेश पहुंचाने के लिए कहता है। तो मेघदूत, मेघ को क्या बना देता है? बादल को दूत बना देता है। दूत मतलब संदेश पहुंचाने वाला। तो बड़ा अच्छा वर्णन इसमें किया गया है। कालिदास से संभवतः काफी पहले एक प्रसिद्ध नाटक की रचना हुई थी, शूद्रक का मृच्छकटिकम। देखो, कालिदास, मेघदूत, अश्वघोष, बुद्ध चरित। ठीक है, याद रखना है। शूद्रक का मृच्छकटिकम, यानी मृच्छकटिकम मतलब मिट्टी की गाड़ी। यह एक कोमल और एक हद तक बनावटी नाटक है, लेकिन इसमें ऐसा सत्य है जो हमें प्रभावित करता है, हमारे सामने उस समय की मानसिकता और सभ्यता की झांकी प्रस्तुत करता है। देखो, नाटक जो है वो काल्पनिक है, इमेजिनेशन पे है, परंतु उसमें जो प्रस्तुत किया गया वो उससे पता चलता है कि उस समय की मानसिकता, उस समय की थी सिविलाइजेशन, संस्कृति कैसी थी। ठीक है। 400 ईस्वी के लगभग चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में एक और प्रसिद्ध नाटक लिखा गया। यह विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस था। यह विशुद्ध राजनीतिक नाटक था, पॉलिटिक्स। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, जिसमें प्रेम या किसी पौराणिक कथा को आधार नहीं बनाया गया। कुछ अर्थों में यह नाटक वर्तमान स्थिति के लिए बहुत प्रासंगिक है वर्तमान स्थिति के लिए। राजा हर्ष, जिसने 7वीं शताब्दी ईस्वी में एक नया साम्राज्य कायम किया, वो नाटककार भी था। हमें उसके लिखे हुए 3 नाटक मिले हैं। 7वीं शताब्दी के आसपास ही भवभूति हुआ, जो संस्कृत साहित्य का चमकता सितारा था। वह भारत में बहुत लोकप्रिय हुआ और केवल कालिदास का ही स्थान उसके ऊपर माना जाता है। कालिदास किसके? भवभूति के ऊपर सिर्फ कालिदास को माना जाता है। संस्कृत नाटकों की यह धारा सदियों तक बहती रही, लेकिन 19वीं शताब्दी के आरंभ में गुणात्मक दृष्टि से स्पष्ट रूप से उनका हास दिखाई देने लगा। किसका? संस्कृत नाटकों का। प्राचीन नाटकों की, कालिदास और अन्य जितने भी लोग जिन्होंने नाटक लिखे, उनकी नाटकों की भाषा मिलीजुली है संस्कृत, और उसके साथ एक या एकाधिक प्राकृत यानी संस्कृत के बोलचाल में प्रचलित भाषा। उसी नाटक में शिक्षित पात्र संस्कृत बोलते हैं और सामान्य अशिक्षित जन समुदाय, प्राय स्त्री या प्राकृत, हालांकि उनमें अनुवाद भी मिलते हैं। तो ऐसा बताया गया कि जो नाटक मिले हैं उसमें संस्कृत मुख्य भाषा होती थी, परंतु जो अशिक्षित, जो एजुकेटेड थे, वो तो संस्कृत बोलते थे, परंतु उनमें जो पात्र होते थे अशिक्षित, वो क्या बोलते थे? प्राकृत भाषा बोलते थे। यह साहित्यिक भाषा और लोकप्रिय कला के बीच का समझौता था। फिर भी प्राचीन नाटक अक्सर राज दरबारों या उसी प्रकार के अभिजात दर्शकों के लिए अभिजात्यवादी कला को प्रस्तुत करते हैं। इस ऊंचे दर्जे के साहित्यिक रंगमंच के अलावा हमेशा एक लोक मंच भी रहा है। इसका आधार भारतीय पुराकथाएं, पुरानी भारत की जो पुरानी कथाएं वो हैं
और महाकाव्यों से ली गई कथाएं, और जो कथाएं महाकाव्यों से निकाली गई है वो। दर्शकों को इन विषयों की अच्छी तरह से जानकारी रहती थी और इसका सरोकार नाटकीय तत्वों से कहीं अधिक प्रस्तुति पर रहता था। ये अलग अलग क्षेत्रों की बोलियों में रचे जाते थे ये नाटक जो होते थे, अतः उस क्षेत्र विशेष तक ही सीमित रहते थे। दूसरी ओर संस्कृत नाटकों का चलन पूरे भारत में था, क्योंकि उनकी भाषा पूरे भारत में के शिक्षित समुदाय की भाषा थी। संस्कृत नाटकों का और ये जो लोकमंच की जो नाटक होते थे उनकी कथा, उनकी जो भाषा होती थी वह स्थानीय भाषा होती थी, तो वो ज़्यादा फैल नहीं पाते थे, परंतु संस्कृत नाटक पूरे भारत में फैले हुए थे, क्योंकि वो पूरे उस समय संस्कृत क्या थी, पूरे भारत की शिक्षित समुदाय की भाषा थी। अब है संस्कृत भाषा की जीवंतता और स्थायित्व। संस्कृत अद्भुत रूप से समृद्ध भाषा है, अत्यंत विकसित और नाना प्रकार से अलंकृत मतलब सजी हुई, सजाई हुई। इसके बावजूद वह नियत और व्याकरण के उस ढांचे में सख्ती से जकड़ी है जिसका निर्माण 2600 वर्ष पहले पाणिनि ने किया था। पाणिनि ने व्याकरण शास्त्र का जो निर्माण किया था, संस्कृत व्याकरण का जो रचना की थी, उन नियमों पर आधारित है पूरी संस्कृत भाषा और सख्ती से जकड़ी हुई। इसका प्रसार हुआ, संपन्न हुई, भरी पूरी और अलंकृत हुई। इसने अपने मूल को नहीं छोड़ा। संस्कृत साहित्य के पतन के काल में भाषा ने अपनी कुछ शक्ति और शैली की सादगी खो दी। सर विलियम जोन्स ने 1784 में कहा था, संस्कृत भाषा चाहे जितनी पुरानी हो उसकी बनावट अद्भुत है, यूनानी भाषा के मुकाबले अधिक पूर्ण है, लातीनी के मुकाबले अधिक उत्कृष्ट है और दोनों के मुकाबले अधिक परिष्कृत है। ये कौन बोल रहा है? सर विलियम जोन्स। कि चाहे कितनी भी पुरानी है परंतु उसकी बनावट जो है वो क्या अद्भुत है। यूनानी भाषा से उसका कंपेयर किया कि उससे अधिक पूर्ण है, मतलब अधिक पूरी है, और लातीनी भाषा के मुकाबले अधिक उत्कृष्ट है, और दोनों के मुकाबले परिष्कृत, सजाई हुई, साफ सुथरी भाषा है। पर दोनों के साथ वह इतनी अधिक मिलती जुलती है कि यह संयोग आकस्मिक नहीं हो सकता। और इन दोनों से, किन दोनों से? यूनानी और लातीनी, इन दोनों से यह भाषा मिलती जुलती है। तो ऐसा नहीं बोल सकते ये कोइंसिडेंस है। यह साफ पहचाना जा सकता है कि इन सभी भाषाओं का स्रोत एक ही है, जो शायद अब मौजूद नहीं रहा। और इससे ये बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि सभी भाषाओं का जो स्रोत है, उद्गम है, वो एक ही है, जो अभी मौजूद नहीं है। संस्कृत आधुनिक भाषाओं की जननी है। उसका अधिकांश शब्दकोश और अभिव्यक्ति का ढंग संस्कृत की ही देन है। संस्कृत काव्य और दर्शन के बहुत से सार्थक और महत्वपूर्ण शब्द, जिनका विदेशी भाषाओं में अनुवाद नहीं किया जा सकता, आज भी हमारी लोक प्रचलित भाषाओं में जीवित है। तो संस्कृत काव्य और दर्शन जो मतलब ऐसे ऐसे शब्द हैं जिनका विदेशी भाषा में अनुवाद भी नहीं किया जा सकता, वो आज भी हमारी लोक प्रचलित जो स्थानीय भाषाएं उनमें प्रचलित अभी भी जीवित है। अगला है दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय उपनिवेश और संस्कृति। रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा था, मेरे देश को जानने के लिए उस युग की यात्रा करनी होगी जब भारत ने अपनी आत्मा को पहचानकर अपनी भौतिक सीमाओं का अतिक्रमण किया। ठीक है, अगर आपको देश को जानना है तो भारत की आत्मा को पहचानकर उस युग की यात्रा करनी होगी जब भारत ने अपनी आत्मा को पहचानकर अपनी भौतिक जो दिखावटी जो दिख रही है उस सीमाओं का अतिक्रमण किया। हम केवल बीते हुए समय में जाने की ही जरूरत नहीं है, बल्कि तन से नहीं मन से एशिया के विभिन्न देशों की यात्रा करने की जरूरत है, जहां भारत ने अनेक रूपों में अपना विस्तार किया था। भारत जो अभी नेहरू जी के समय में जो वर्तमान भारत था वो भारत नहीं था। भारत को अगर जानना है तो भारत उस समय जो अफगानिस्तान का पूरा एरिया उसने कवर कर रखा था, ठीक है, जो अखंड भारत था वो नेहरू जी के समय नहीं रहा है। तो एशिया के जो विभिन्न देश जो भारत से निकले हुए, भारत से अलग होकर बने हुए हैं, वहां भारतीय संस्कृति झलकती है। तो अगर आप उन देशों की यात्रा करेंगे तो आपको पता चल जाएगा भारत क्या था। पिछली चौथाई सदी के दौरान दक्षिण पूर्वी एशिया के इस दूर तक फैले क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी एशिया के इस दूर तक फैले क्षेत्र के इतिहास में बहुत अधिक प्रकाश डाला गया है। इसमें कभी कभी वृहत्तर भारत भी कहा। देख, मैंने बोला भी आपको अखंड भारत, वृहत्तर भारत जो बड़ा भारत है, लेकिन अब भी बहुत सी कड़ियां नहीं मिलती है, बहुत से अंतर्विरोध भी हैं, किंतु सामान्य रूप से सामग्री की कोई कमी नहीं है। भारतीय पुस्तकों के हवाले मिलते हैं, अरब यात्रियों के लिखे हुए वृत्तांत। ऐसा नहीं कह सकते कि ये बात गलत है कि नहीं ऐसा भारत नहीं था, नहीं, भारतीय पुस्तकों में ऐसा लिखा हुआ है। अरब जो यात्री हैं, सऊदी अरब वगैरह के जो यात्री हैं, उनके वृत्तांत में भी मिलता है। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण है चीन से प्राप्त ऐतिहासिक विवरण। और चीन से जो प्राप्त ऐतिहासिक विवरण है उसमें भी बताया गया है कि भारत वृहत्तर भारत था।
इसके अलावा बहुत से पुराने शिलालेख और ताम्रपत्र भी हैं। जावा और बाली में भारतीय स्रोतों पर आधारित समृद्ध साहित्य हैं, जिनमें अक्सर भारतीय महाकाव्य और पुराकथाओं का भावानुवाद किया गया है। जावा और बाली, इंडोनेशिया वगैरह, जो ये सब भारत के अंग हैं। यूनानी और लातीनी स्रोतों से भी कुछ सूचनाएं मिली है, लेकिन इन सबसे बढ़कर प्राचीन इमारतों के विशाल खंडर, विशेषकर अंगकोर और बोरोबुदुर में। तो ये सारे जगह घूमने से पता चलता है सब भारत के अंग थे। ठीक है, यहाँ भारतीय संस्कृति झलकती, भारतीय साहित्य यहाँ पर प्राप्त हुआ है। ईसा की पहली शताब्दी से लगभग 900 ईस्वी तक उपनिवेशीकरण की 4 प्रमुख लहरें दिखाई पड़ती है। इनके बीच बीच में उपनिवेशीकरण, जैसे भारत इंग्लैंड का उपनिवेश था, ठीक है, इनके बीच बीच में पूरब की ओर जाने वाले लोगों का सिलसिला अवश्य रहा होगा। इन साहसिक अभियानों की सबसे विशिष्ट बात यह थी कि इसका आयोजन स्पष्टतः राज्य द्वारा किया जाता था। दूर दूर तक फैले इन उपनिवेशों की शुरुआत लगभग एक साथ होती थी। ये उपनिवेश युद्ध की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर और महत्वपूर्ण मार्गों पर कायम किए जाते थे। देखो, उपनिवेश अधिकार कर लेना, हम सामान्य अर्थ इसका देख सकते हैं। जैसे भारत पर इंग्लैंड का अधिकार था, तो भारत क्या था? इंग्लैंड का उपनिवेश था। तो ये जो उपनिवेश बनाए जाते थे, कैसे बनाए जाते थे? ऐसे स्थानों को बनाए जाते थे जो युद्ध की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते थे, ऐसे स्थान, या महत्वपूर्ण जो मार्ग थे उन पर कायम किए जाते थे। इन बस्तियों का नामकरण पुराने भारतीय नामों के आधार पर किया गया। इसी तरह जैसे अब कंबोडिया कहते हैं, उस समय कंबोज कहलाया। कंबोडिया उस समय क्या कहलाया? कंबोज कहलाया। तो इनका नामकरण कैसा था? भारतीय नामों के आधार पर ही किया जाता था। जावा स्पष्टतः यवद्वीप, जो या जौ का टापू, यवद्वीप जौ का टापू, ये आज भी एक अन्न विशेष का नाम है। अन्न, जौ क्या होता है? एक अन्न होता है। प्राचीन पुस्तकों में आए हुए नामों का संबंध भी प्रायः खनिज, धातु या किसी उद्योग या खेती की पैदावार से होता है। इस नामकरण से खुद ब खुद ध्यान व्यापार की ओर जाता है। तो जो नाम इसका यवद्वीप, जो का टापू, तो इसका नाम ही ऐसा ही है जिससे आपको ये पता चल रहा है कि व्यापार की ओर, बिजनेस की ओर ध्यान जा रहा है, कि अन्न का नाम आ गया मतलब व्यापार। यह व्यापार ईसा पूर्व 3री और 2री शताब्दियों में धीरे धीरे बढ़ गया। इन साहसिक व्यवसायियों और व्यापारियों के बाद धर्म प्रचारकों का जाना शुरू हुआ होगा, क्योंकि उस समय अशोक के ठीक बाद का समय था। ठीक है, देखो जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए वो मैं आपको समझा दूंगा, परंतु कुछ बातें ऐसी है जो मतलब काम की नहीं, उनको बस पढ़ रहा हूं। तो ठीक है, तो संस्कृत की प्राचीन कथाओं से और यूनानी और अरबी दोनों में प्राप्त वृत्तांतों से पता लगता है कि भारत और सुदूर पूरब के देशों के बीच कम से कम ईसा की पहली शताब्दी से नियमित समुद्री व्यापार होता था। अब देखो, संस्कृत की जो प्राचीन कथाएं थी और यूनानी अरबी प्राप्त जो वृत्तांत, जो घटनाक्रम मिलते हैं, उनसे ये पता चलता था कि भारत और सुदूर पूरब के बीच कम से कम मतलब समुद्री व्यापार उस समय होने लग गया था। यह स्पष्ट है कि प्राचीन भारत में जहाज बनाने का उद्योग बहुत विकसित और उन्नति पर था। देखो, प्राचीन भारत में क्या था? जहाज बनाने का, पानी पर चलने वाले जहाज बनाने का उद्योग जो था विकसित था और उन्नति पर था। उस समय बनाए गए जहाजों का कुछ ब्यौरेवार वर्णन मिलता है। बहुत से भारतीय बंदरगाहों, समुद्री तटों से जहां से व्यापार होता है उसे बंदरगाह बोलते हैं, उल्लेख मिलता है। 2री और 3री शताब्दी के दक्षिण भारतीय आंध्र सिक्कों पर दोहरे पाल वाले जहाजों के चिन्ह, जो सिक्के मिले हैं उन पर दोहरे पाल, जो पाल लगी हुई होती है जहाज पर, जो पाल लगी होती है उस पाल लगे हुए ऐसे सिक्के मिले हैं, जिनसे पता चलता है समुद्री व्यापार, समुद्रों में जहाज चल रहे हैं। अजंता के भित्ति चित्रों में लंका विजय और हाथियों को ले जाते हुए जहाजों का भी चित्र है। देखो, अजंता की गुफाएं, उसमें जो भित्ति चित्र है, दीवारों पर जो चित्र बने हैं, उसमें क्या है? लंका विजय के समय हाथियों को कौन ले जा रहा है? जहाज लेके जा रहे हैं, पानी में चलने वाले जहाज लेके जा रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि जहाजों का जो उद्योग है वो भारत में विकसित और उन्नति पर था। महाद्वीपों के देशों, बर्मा, अब ये महाद्वीपों के देश बर्मा, अस्याम, हिंद, चीन पर चीन का प्रभाव अधिक था। टापुओं और मलय प्रायद्वीप पर भारत की छाप अधिक थी। आमतौर पर शासन पद्धति और सामान्य जीवन दर्शन चीन ने दिया और धर्म और कला भारत ने। देखो, शासन पद्धति और सामान्य जीवन दर्शन किसने दिया? चीन ने, परंतु धर्म और कला किसने दी? भारत ने। इन भारतीय उपनिवेशों का इतिहास तकरीबन 1300 साल या इससे भी कुछ अधिक का है। भारतीय उपनिवेशों का इतिहास ईसा की पहली या 2री शताब्दी से आरंभ होकर 15वीं शताब्दी के अंत तक भारतीय उपनिवेश, जो वृहत्तर भारत था उसके अंतर्गत जितने भी भारत से संबंधित जितने भी देश हैं उनको भारतीय उपनिवेश यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, तो इसी के साथ
कक्षा 8 पूरक पाठ्य पुस्तक हिंदी भारत की खोज का जो चौथा अध्याय है युगों का दौर, उसके अंतर्गत हमने आज इस भाग 1 का अध्ययन कर लिया है। काफ़ी विस्तृत पाठ है, ध्यान से पढ़े, अच्छे से सुने। आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।